स्टार्ट करते हैं आज हम लोग जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर्स। लास्ट टॉपिक हमारा हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स था। तो हमने देखा कि कंप्यूटर उस समय जो देखा था हम लोगों ने वो बिल्कुल अलग सी मशीन थी और उसको हम लोग कंप्यूटर के नाम से जान रहे हैं। लेकिन अब जनरेशन जो है वो आपको बताएगा एक्चुअल में क्या चेंजेस आए हैं, जिनके कारण कंप्यूटर का जो रूप है, जो साइज है, जो स्पीड है, वो कैसे चेंज हुई। तो जनरेशन एक टाइम पीरियड का गैप होता है और उस गैप में आए हुए चेंजेस होते हैं और उस समय की बेस्ट चीज़ें होती हैं जिनको हम जनरेशन में कैटेगराइज्ड करते हैं। तो हमारी जो पहली जनरेशन है वो 1946 से 1959 तक का माना गया है और इस बीच के जनरेशन्स के जो इस जनरेशन के जो कंप्यूटर्स थे वो काफ़ी स्लो होते थे, बड़े होते थे और महंगे होते थे। इन कंप्यूटर्स के अंदर जो टेक्नोलॉजी चल रही थी उस समय, जैसे आज की डेट में हम कहते हैं हमारा मोबाइल में क्वाड कोर है, ये स्नैपड्रैगन प्रोसेसर लगा है। तो उस समय हमारे कंप्यूटर में जो टेक्नोलॉजी चलती थी वो वैक्यूम ट्यूब्स की होती थी और वी यूज्ड एज द बेसिक कंपोनेंट ऑफ द सीपीयू इन मेमोरी। मतलब हम वैक्यूम ट्यूब्स को इस्तेमाल करते थे सीपीयू के कंपोनेंट्स में और मेमोरी के कंपोनेंट्स में। These computers were mainly depend on batch operating system and punch cards। मैंने आपको बताया था कि पंच कार्ड से स्टोरेज ली जाती थी उस समय। Magnetic tape and paper tape were used as a output and input devices in generations। अभी मैग्नेटिक एक्चुअल में क्या होता है कि जो भी हमारी स्टोरेज होती है इलेक्ट्रॉनिकली पहले जो होती थी वो मैग्नेटिक ऑक्साइड के अंतर्गत होती थी। बट अभी क्या है, उस समय क्या था कि मैग्नेटिक टेप और पेपर टेप में हम उनको एज ए इनपुट और आउटपुट डिवाइस के रूप में यूज करते थे। उस जनरेशन में जो हमारे कुछ कंप्यूटर्स बने उसमें से पहला कंप्यूटर है इनियाक, जिसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। दूसरा है एडवैक, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तीसरा है यूनिवैक फर्स्ट, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। और नेक्स्ट है IBM 701, IBM 650। ये कंप्यूटर्स फर्स्ट जनरेशन में हमारे सामने उस समय बन करके आए। आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो इनियाक वो किस तरीके का दिख रहा था। तो यहाँ पर एक कंप्यूटर को डिटेल करके आपको मतलब समझाया जा सकता है कि उस समय किस तरीके के कंप्यूटर्स होते थे। तो द फर्स्ट कंप्यूटर डेवलप्ड वाज द इनियाक, जिसका फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल एंड कैलकुलेटर होता था। 1946 में प्रिस्पर एकर्ट एंड जॉन मॉकले, ये दो वैज्ञानिक थे अमेरिका के जिन्होंने इस कंप्यूटर को बनाया था। अभी क्या है कि आप देख सकते हैं कि ये एक 9 मीटर बाई 15 मीटर की मशीन होती है। यहाँ पर आप देखें, आपको दिखाई पड़ेगा कि कितनी बड़ी सी मशीन है। इसके अंदर 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स, ये जितने आपको दिखाई पड़ रही है 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स लगते थे और इसका जो वेट होता था वो 30 टन के बराबर होता था। तो ये हमारी पहली जनरेशन है। आपको याद रखना है कि क्या डिवाइसेस बनी थी और क्या टेक्नोलॉजी होती थी और किसने बनाया। तो फर्स्ट जनरेशन आप देख सकते हैं कि 1946 से 1959 तक चली, ठीक है। और इनियाक नाम का कंप्यूटर बना, प्रिस्पर एकर्ट जॉन मॉकले ने इसको बनाया था और जो टेक्नोलॉजी है वो वैक्यूम ट्यूब्स की टेक्नोलॉजी चलती थी। तो मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आया होगा। हम लोग नेक्स्ट जनरेशन की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड जनरेशन जो आई वो 1959 से 1965 यानी कि 59 से 65 तक चली। और यहाँ पर क्या हुआ कि जो वैक्यूम ट्यूब्स होते थे उनको रिप्लेस किया गया ट्रांजिस्टर से, ठीक है। और ट्रांजिस्टर से रिप्लेस करने से क्या फायदा हुआ कि ट्रांजिस्टर्स जो थे वो मेड ऑफ जर्मेनियम सेमीकंडक्टर, जर्मनी का कोई मटेरियल होता था उसके थ्रू बनाए होते थे और ये 10 गुना ज़्यादा रिलायबल, फास्टर और चीपर पड़ते थे वैक्यूम ट्यूब से। तो टेक्नोलॉजी में हम लोग आ गए थे ट्रांजिस्टर्स पर। तो इन दिस जनरेशन मैग्नेटिक, अब बात आती है, ये तो टेक्नोलॉजी की बात आ गई। अब स्टोरेज के लिए हम क्या इस्तेमाल करने लगे थे
तो इस जनरेशन में मैग्नेटिक कोड्स वर यूज टू प्राइमरी मेमोरी एंड मैग्नेटिक डिस्क, छोटे छोटे पत्ते, मतलब जैसे आप देख सकते हो कि बहुत पुराने समय पे आपने देखा हो तो आपने एक म्यूजिक सुनने वाला आपने देखा होगा जिसमें बहुत बड़ी सी डिश यानी कि सीडी की तरह से बहुत बड़ी सी प्लेट लगती थी। तो उस तरीके के मैग्नेटिक डिस्क इस्तेमाल होती थी स्टोरेज के लिए, मैग्नेटिक टेप्स इस्तेमाल होते थे स्टोरेज के लिए। और उस समय सॉफ्टवेयर चूंकि ज़्यादा नहीं होते थे तो सॉफ्टवेयर डेवलप होने स्टार्ट हुए थे, और उस समय असेंबली लैंग्वेज और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोबोल और फैट्रान जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आई थी, और एक ऑपरेटिंग सिस्टम बैच प्रोसेसिंग और मल्टीपल प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम उस समय बनाया गया था। तो सेकेंड जनरेशन में जो कंप्यूटर्स आए वो IBM 1620, IBM 7094 और CDC 1604 और CDC 3600 आया, और यूनिवैक का सेकेंड वर्जन आया था 1108। तो उस समय ये कंप्यूटर्स होते थे, और तब एक व्यक्ति को कंप्यूटर रख पाना पॉसिबल नहीं होता था, तब ये कंप्यूटर्स ऑर्गेनाइजेशंस के लिए बनते थे। तो ये हमारी सेकेंड जनरेशन है। हम नेक्स्ट आते हैं थर्ड जनरेशन में। तो थर्ड जनरेशन में जो हमारा ट्रांजिस्टर होता था उसको चेंज किया गया IC में। तो इन दिस जनरेशन ट्रांजिस्टर्स बीइंग रिप्लेस्ड बाय IC मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट। तो यहाँ पर क्या होता था कि ये जो थी ये इंटीग्रेटेड सर्किट्स होती थी, और इनका हम लोगों ने इस्तेमाल किया। टेक्नोलॉजी ही मेन है कि टेक्नोलॉजी में क्या चेंज आया, तो ट्रांजिस्टर्स की जगह पे IC आई, और थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स ICs पर आने लगे ट्रांजिस्टर्स की जगह पे। अ सिंगल IC कैन पैक ह्यूज नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स, यानी कि एक IC कम से कम 500, 800, 1000 ट्रांजिस्टर्स के इक्वल काम करती थी, विच इज इंक्रीज द पावर ऑफ द कंप्यूटर एंड रिड्यूस द कॉस्ट, जिसकी वजह से कंप्यूटर की पावर बढ़ी और उसकी कीमत घटी। द कंप्यूटर ऑल्सो बिकेम मोर रिलायबल, कंप्यूटर उस समय रिलायबल हुआ, एफिशिएंट हुआ, ज़्यादा काम कर सकता था, छोटा हुआ साइज में। These generation computer used remote processing, time sharing, multi-programming as operating system. इस समय के कंप्यूटर्स के अंदर रिमोट शेयरिंग मतलब हम एक दूसरे कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर सकें, टाइम शेयरिंग यानी अगर आपने एक साथ 10 मल्टीप्लिकेशंस दिए हैं तो कंप्यूटर खुद टाइम बांट सके कि पहले वह इसको कराना है, उसके बाद तुरंत इसको कराना है, फिर उसके बाद टाइम शेयरिंग कराना। और उस समय कई ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स बनने की लगे, और हाई लेवल लैंग्वेजेस के डेवलपमेंट स्टार्ट हुए, जिसमें से फोर्ट्रॉनिक लैंग्वेज थी, कोबोल थी, पास्कल थी। फोर्ट्रॉन सेकेंड से लेके फोर्ट्रॉन फोर्थ तक वहां पर आई। उसके बाद कोबोल, पास्कल, PL/1, एल्गोल, ये सारी लैंग्वेजेस उस समय आई। आज की डेट में तो आप सुनते हो C++, C, जावा, पाइथन, बट उस समय ये लैंग्वेज होती थी और इन पर ही लोग कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग करते थे। तो बहुत जो उस समय पावरफुल कंप्यूटर्स डेवलप हुए वो IBM का 360 सीरीज था। उसके बाद PDP पर्सनल डेटा प्रोसेसर कंप्यूटर एक डेवलप हुआ, TDC 316 हुआ, हनीवेल हुआ, IBM का ये मॉडल हुआ। तो इस तरीके से उस समय कंप्यूटर्स के डेवलपमेंट्स हुए। लेकिन फोर्थ जनरेशन के बाद से कंप्यूटर्स लोगों की नज़रों में आया। आपको पता है कि हमारे इंडिया में जो कंप्यूटर आया वो 1982 के आसपास आया। तो उस समय क्या हुआ कि उस समय हमारे पास जो टेक्नोलॉजी आई वो सीधे इस टेक्नोलॉजी में आई। तो आप देख सकते हैं कि फोर्थ जनरेशन 1971 से 1980 तक चली, और इस समय के कंप्यूटर्स वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट यानी VLSI और LSI लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट के रूप में LSI और VLSI के रूप में कन्वर्ट हुए। और ट्रांजिस्टर्स जो हमारे काम करते थे, ऐसे हजारों ट्रांजिस्टर्स का काम, मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स का काम हमारा ये एक चिप कर सकता था। These chip made this generation computer more compact, powerful, fast and affordable.
इसकी वजह से हमारा कंप्यूटर छोटा हुआ, पावरफुल हुआ, काफी तेज काम करने वाला हुआ और कॉस्ट में इतना कम हुआ कि उसको आदमी खरीद सकता था। तब ऑर्गेनाइजेशन के अलावा उसको यूजर भी खरीद सकता था। द जनरेशन कंप्यूटर यूज रियल टाइम, टाइम शेयरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। इस समय इस जनरेशन में टाइम शेयरिंग था, ऑपरेटिंग सिस्टम्स आए और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आई, सी प्लस प्लस, डी बेस जैसी। और इसके समय पे जो कंप्यूटर्स कुछ डेवलप हुए वो डेक 10 यानी डेक 10, स्टार 1000, PDP 11, क्रे, ये एक सुपर कंप्यूटर यहां पर बना, ठीक है, और क्रे एक्स ये भी एक सुपर कंप्यूटर यहां पर डेवलप किया गया। तो फोर्थ जनरेशन की अगर हम बात करें तो फोर्थ जनरेशन, इसके बाद फिफ्थ जनरेशन आई, फोर्थ जनरेशन के बाद, और फिफ्थ जनरेशन 80 से लेकर के अब तक चल रही है। तो आपको पता है कि हमारे पास 82 में जब कंप्यूटर आया तो हम लोगों ने जो कंप्यूटर यूज किए होंगे वो फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स को यूज किया। तो फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर में VLSI टेक्नोलॉजी को रिप्लेस किया गया ULSI में, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशंस में, ठीक है। और ये जो ULSI थी, ये क्या हुआ, इस मेड द पॉसिबल द प्रोडक्शन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर चिप्स विद 10 मिलियन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। यानी कि एक छोटी सी चिप के अंदर इतने सारे चिप्स, इतने सारे ट्रांजिस्टर्स का काम करने की कैपेसिटी होती थी। दिस जनरेशन कंप्यूटर यूज पैरेलल प्रोसेसिंग। अब पैरेलल प्रोसेसिंग पहले क्या था कि टाइम शेयरिंग थी, कि एक काम हो जाएगा तभी दूसरा काम प्रोसेसर काम करेगा। अब पैरेलल प्रोसेसिंग, अब आपको पता है ये डुअल कोर हो गया, एक CPU में 2 कोर हो गया, एक कोर अपना काम कर रहा है, दूसरा कोर दूसरा काम कर रहा है, 4 कोर हो गया। तो अभी क्या हो गया कि एक साथ पैरेलल प्रोसेसिंग, एक साथ मल्टीपल काम होने लगे हमारे कंप्यूटर्स में। इसके बाद AI का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर हमारे पास आए, जैसे कि AI का मतलब है कि आप अपनी फिंगर्स को बायोमेट्रिक पे लगाते हो और आपकी फिंगर को कंप्यूटर पहचान लेता है। तो AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आई। और द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज इन जनरेशन इन दिस जनरेशन C प्लस प्लस, जावा, .NET, ये सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करने लगे। और जो कंप्यूटर्स डेवलप हुए वो डेस्कटॉप, लैपटॉप, नोटबुक, अल्ट्राबुक और क्रोमबुक जैसे छोटे कंप्यूटर्स हमारे सामने आए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा जनरेशन्स के साथ क्या क्या चीज़ें चेंजेस हुई, क्या टेक्नोलॉजी चेंजेस हुई, मेमोरी में भी इन्हांसमेंट हुआ, सॉफ्टवेयर्स में भी इन्हांसमेंट हुआ, प्राइस भी कम हुए। तो ये सब क्यों हुआ वो आपने इन जनरेशन्स के अंदर सीखा। तो मुझे लगता है कि आपको जनरेशन क्लियर हो गई होगी। और आगे की तरफ अगर हम जाते हैं तो अब क्या है, अब कंप्यूटर्स को बांटा गया, क्लासिफाइड किया गया उनके काम के अनुसार। तो वी कैन कैटेगराइज कंप्यूटर इनटू 2 वेज ऑन द बेसिस ऑफ डेटा हैंडलिंग कैपेसिटी एंड साइज। अब साइज और उनके काम के हिसाब से कंप्यूटर को बांटा गया। ऑन द बेसिस ऑफ डेटा हैंडलिंग कैपेबिलिटी द कंप्यूटर इज ऑफ 3 टाइप्स। 3 टाइप्स के कंप्यूटर्स बने या 3 टाइप्स की डिवाइसेस बनी। हम कंप्यूटर्स नहीं कहेंगे क्योंकि कंप्यूटर्स को तो हम आज भी एक ही चीज समझते हैं, एक मॉनिटर, CPU और कीबोर्ड माउस को हम कंप्यूटर समझते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। कंप्यूटर कोई भी ऐसी चीज है जो कि कंप्यूट कर सकती है। तो मैं अभी आपको अलग अलग तरीके के कंप्यूटर बताऊंगा, लेकिन अभी मैं आपको ये बता रहा हूं कि 3 तरीके की डिवाइसेस हुई, जिसमें पहली जो डिवाइस हुई वो एनालॉग कंप्यूटर्स के नाम से जानी गई। अब एनालॉग कंप्यूटर्स इस तरीके से डिजाइन किया गया था कि इसके अंदर जो इनपुट होगा वो सिग्नल्स की फॉर्म में होगा। जैसे कि जो ये वैल्यू लेगा वो या तो स्पीड में होगा, या टेम्परेचर में होगा, या प्रेशर में होगा, या करंट में होगा। मतलब जो भी वैल्यू लेगा उसका फॉर्मेट जो होगा वो कुछ और होगा और सिग्नल्स के फॉर्म में होगा, और उसका जो रिजल्ट आएगा वो भी सिग्नल्स की फॉर्म में आएगा। तो ये इनपुट करेगा सिग्नल्स और आउटपुट करेगा सिग्नल्स से। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आपके घर का बुखार नापने का थर्मामीटर है। आप उसको मुंह में लगाते हो और एक टेम्परेचर अंदर इनपुट होता है और आप उसको पढ़ते भी हैं कि 102 डिग्री, 105 डिग्री। तो आप उसी फॉर्मेट में इसको पढ़ते भी हैं। तो एनालॉग मशीन्स या एनालॉग कंप्यूटर्स वो कंप्यूटर्स होते थे जो कि इनपुट और आउटपुट दोनों सिग्नल्स की फॉर्म में
करते थे। दूसरी जो मशीन आई वो आई डिजिटल कंप्यूटर, जो कि हम लोग यूज करते हैं। तो डिजिटल कंप्यूटर इज डिजाइन टू परफॉर्म द कैलकुलेशन एंड लॉजिकल ऑपरेशंस एट हाई स्पीड। हम जितने भी हम लोगों ने इसको जो डेवलप किया, तो वो किस लिए डेवलप किया गया कि ये हमारे लॉजिकल ऑपरेशंस को और हमारी कैलकुलेशंस को बहुत स्पीड में कर सके। ये जो भी डेटा लेता है उसको ये बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करता है, यानी कि 0-1। आपको पता है कि कंप्यूटर कोई दूसरी भाषा जानता ही नहीं, एक ही भाषा में स्टोर करता है, एक ही भाषा में प्रोसेस करता है, और वो होता है 0-1। तो 0-1 को बाइनरी कहा जाता है। और जब हम नंबर सिस्टम के पार्ट में आएंगे तो हम आपको बाइनरी सिस्टम क्या होता है उसके बारे में भी बताएंगे। तो यहाँ पर जो भी प्रोग्राम्स होते हैं जो मेमोरी में स्टोर होते हैं, जो आउटपुट में आता है, वो सब 0-1 की फॉर्म में होता है, लेकिन हमें हमारी फॉर्म में दिखाई पड़ता है। ऑल मॉडर्न कंप्यूटर्स लाइक लैपटॉप, डेस्कटॉप, इंक्लूडिंग स्मार्टफोन्स दैट वी यूज एट होम और ऑफिस, सब डिजिटल कंप्यूटर्स का ही एक रूप है। लेकिन तीसरी तरीके का जो कंप्यूटर है वो है हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर के पास एक ऐसा फीचर है कि आप ये समझ लीजिए कि ये एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर का मिला जुला रूप है। दोनों मतलब ये सिग्नल्स ले सकता है और डिजिट्स में आउटपुट दे सकता है, डिजिट्स ले सकता है और सिग्नल्स में आउटपुट दे सकता है। इट इज फास्ट लाइक एन एनालॉग कंप्यूटर, हैज मेमोरी एंड एक्यूरेसी लाइक डिजिटल कंप्यूटर। फास्ट भी है और एक्यूरेट भी है। इट कैन प्रोसेस बोथ कॉन्टिन्यूअस एंड डिस्क्रीट डेटा, दोनों तरीके के डेटा पे काम कर सकता है ये। इट एक्सेप्ट एनालॉगिक सिग्नल्स एंड कन्वर्ट देम इनटू डिजिटल फॉर्म बिफोर प्रोसेसिंग। ये एनालॉग को लेकर के और डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करता है और डिजिटल को लेकर के एनालॉग फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकता है। तो बहुत सारी जगह पे है जहाँ पर आपने हॉस्पिटल्स में आपने ऐसी मशीन्स देखी होगी कि उसने आपके सिग्नल्स को लिया बॉडी से और उसके बाद जो उसका आउटपुट आया वो बिल्कुल सब डिजिटल में आया। तो साइंटिफिक पर्पस के लिए यूज किया जाता है। इस तरीके से कई सारे पर्पस है जहाँ पर हाइब्रिड कंप्यूटर्स को यूज किया जाता है। तो ये 3 तरीके की डिवाइसेस होती हैं, एक होती है एनालॉग, एक होती है डिजिटल और एक होता है हाइब्रिड। हम लोग जो यूज करते हैं वो है डिजिटल कंप्यूटर्स। तो डिजिटल कंप्यूटर को उनके काम के हिसाब से, उनके साइज के हिसाब से, उनकी कॉस्ट के हिसाब से, उनकी प्रोसेसिंग के हिसाब से 4 भागों में बांटा गया है, जो कि हम आगे की स्लाइड में पढ़ेंगे। तो जो डिजिटल कंप्यूटर है इसमें जो सबसे छोटा कंप्यूटर वो माइक्रो कंप्यूटर है, उससे बड़ा मेन फ्रेम कंप्यूटर, उससे ज़्यादा प्रोसेस रखने वाला माइक्रो के बाद मिनी, मिनी के बाद मेन फ्रेम और मेन फ्रेम के बाद सुपर कंप्यूटर। अब हम इन 4 तरीके के कंप्यूटर्स के बारे में सीखेंगे और हम जानेंगे कि माइक्रो कंप्यूटर्स क्या होते हैं, मिनी कंप्यूटर्स क्या होते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स क्या होते हैं और सुपर कंप्यूटर्स क्या होते हैं। तो आइए देखें हम लोग कि जो डिजिटल कंप्यूटर है वो साइज और कैपेसिटी के हिसाब से इनको डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पर जो माइक्रो कंप्यूटर्स हैं वो क्या है। अब माइक्रो कंप्यूटर इज द स्मॉलेस्ट जनरल पर्पस प्रोसेसिंग सिस्टम। माइक्रो कंप्यूटर्स आर सिमिलर टू सेल्फ कंटेन्ड यूनिट एज यूजुअली डिवाइस फॉर यूज बाय ऑन पर्सन एट अ टाइम। ऑन पर्सन ये 1 पर्सन है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है कि जो माइक्रो कंप्यूटर है ये आपके सामने दिख रहा है, एक मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस और स्पीकर और सीपीयू के साथ में ये जो कंप्यूटर रखा होता है, जिसको एक आदमी एक समय पे यूज करता है, इसको हम बोलते हैं माइक्रो कंप्यूटर। तो इसका एडवांटेजेस क्या है कि ये छोटा होता है, कम कॉस्ट का होता है, पोर्टेबिलिटी है, आप उठा के कहीं पे भी लगा सकते हैं, लो कंप्यूटिंग पावर है, पावर का कंजप्शन इसमें कम है, और ये जो पर्सनल एप्लीकेशंस हैं उनको यूज करने के काम में आता है। बट इसकी जो स्पीड है वो बड़े कंप्यूटेशंस के हिसाब से, यानी बड़े गणना के हिसाब से काफी कम होती है। तो ये होता है माइक्रो कंप्यूटर। दूसरा आता है मिनी कंप्यूटर। अब मिनी कंप्यूटर क्या होता है, जहां पर हमें माइक्रो कंप्यूटर से ज्यादा पावरफुल कंप्यूटर की जरूरत हो। तो मिनी कंप्यूटर इज अ मीडियम साइज्ड computer that is more costly and powerful than a micro computers.
माइक्रो कंप्यूटर से मिनी कंप्यूटर काफी ज्यादा पावरफुल होता है और महंगा भी होता है। एन इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मिनी कंप्यूटर इज यूजुअली डिजाइन टू सर्व मल्टीपल यूजर एट ए सेम टाइम। जो मिनी कंप्यूटर होता है वो एक साथ कई सारे यूजर्स को उनका डेटा लेता है, उनके साथ प्रोसेस कर सकता है, लेकिन जो माइक्रो कंप्यूटर होता है वो 1 पर्सन एट अ टाइम काम करता है। तो यहां पर ये कई सारे यूजर्स को एक साथ ऑपरेट करा सकता है। मीडियम साइज कंप्यूटर का होता है, मल्टी यूजर्स की कैपेसिटी होती है, एक साथ कई सारे यूजर्स को काम कराता है, और लोअर कॉस्ट देन मेन फ्रेम, यानी कि माइक्रो कंप्यूटर से महंगा होता है और मेन फ्रेम कंप्यूटर से सस्ता होता है। ये आपका मिनी कंप्यूटर होता है। अब डिसएडवांटेजेस ये है कि इसको चलाने से पहले हमें इसकी स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए, ये थोड़ा एक्सपेंसिव पीसी होता है और इसका साइज माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा होता है। तो आप कभी देखते होंगे कि जैसे कि आपने देखा हो कभी कि आज की डेट में जब आप अल्ट्रासाउंड के लिए जाए तो वो पूरी एक यूनिट उठा के लाते हैं और उसमें उनको मॉनिटर पे सब कुछ दिख भी रहा होता है, डिवाइस होती है, वो आपके पेट में चला भी रहे होते उसी समय, तो वो एक पूरी यूनिट होती है। तो होता क्या है कि बाद में जब उसकी रिपोर्ट जनरेट कराते हैं तो वो माइक्रो कंप्यूटर से कराते हैं, बट वो एक पूरी यूनिट होती है जो आपका चलाने के लिए पहले ट्रेनिंग की जरूरत होती है। ठीक उसी तरह से जो हमारे मिनी कंप्यूटर्स होते हैं उनको भी चलाने के लिए हमें पहले ट्रेनिंग की जरूरत होती है। तो होप सो आपको मिनी कंप्यूटर समझ में आया होगा। हम आगे बढ़ते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स जो होते हैं वो आप देखिए, ये देखिए जिस तरह से ये अलमीरा टाइप्स के रखे हुए हैं, ये आपके मेन फ्रेम कंप्यूटर्स है। अब आप देखिए, आपको कंप्यूटर का रूप जो दिखाया गया था वो मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस का दिखाया गया था, बट यहाँ पर तो बिल्कुल चेंज हो गया। तो एक्चुअली क्या है कि जो मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं वो स्टोरेज के लिए, सर्वर बनाने के लिए, इन सब चीजों के लिए यूज किए जाते हैं। तो कंप्यूटर विद द लार्ज स्टोरेज कैपेसिटीज एंड वेरी हाई स्पीड प्रोसेसिंग आर नोन एज मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। दे सपोर्ट अ लार्ज नंबर ऑफ टर्मिनल्स फॉर यूज बाय अ वैरायटी ऑफ यूजर्स एट अ सेम टाइम। अब इनका काम क्या होता है कि ये अलग अलग तरीके के यूजर्स अगर इनसे कनेक्टेड है और जो जिस तरीके का डेटा मांगता है उसको उस तरीके के डेटा के साथ प्रोसेस करा सके। तो ये केवल और केवल यहाँ पर मतलब इनको एज ए सर्वर इस्तेमाल किया जा रहा है, और एक मेन फ्रेम कंप्यूटर से कितने मिनी और कितने माइक्रो कंप्यूटर्स सर्व किए जा रहे होंगे ये भी नहीं पता। तो ये बहुत सारे कंप्यूटर्स को एक साथ सर्विस देता है और उनको चलाता है। और मेन फ्रेम कंप्यूटर्स उस तरीके से नहीं दिखते जिस तरीके से माइक्रो कंप्यूटर्स होते हैं। तो ये क्या होता है, ये बेसिकली रियल टाइम प्रोसेसिंग और हाई स्पीड प्रोसेसिंग के लिए यूज किए जाते हैं। इनका एडवांटेज ये है कि ये बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस को एक साथ यूज करा सकता है, सपोर्ट करता है। यानी कि अगर एक साथ 1 लाख यूजर ने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं तो उनके बेसिस पर ये काम कराता है। इसके अंदर स्टोर करने की बहुत बड़ी क्षमता होती है। और डिसएडवांटेज ये है कि पहली चीज़ तो इसका साइज बहुत बड़ा होता है, बहुत एक्सपेंसिव होता है। तो ये पर्टिकुलर यूज़र इसको घर पे नहीं लगाता है, इसको ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी ही लगाती है, और इसको यूज़ करना डिफ़िकल्ट होता है। उसके लिए भी हमें स्पेशल ट्रेनिंग्स की ज़रूरत होती है। तो होप सो आपको मेन फ्रेम कंप्यूटर समझ में आ गया होगा। और इसके बाद आता है सुपर कंप्यूटर। तो सुपर कंप्यूटर, जैसा कि इसका नाम है सुपर, तो ये सबसे बेटर है, सबसे फास्ट है। सुपर कंप्यूटर्स हैव एक्सट्रीमली लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी एंड कंप्यूटिंग स्पीड विच इज़ एटलीस्ट 10 टाइम्स फास्टर देन अदर कंप्यूटर्स। अगर हम बात करें तो जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है उससे भी 10 गुना ज़्यादा तेज काम करता है, 10 गुना ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी होती है। और ये बेसिकली कहीं पर साइंटिफिक या न्यूमेरिकल या पेट्रोलियम जैसी प्रॉब्लम्स को, जहाँ पर नंबर्स ऑफ मेन फ्रेम कंप्यूटर्स को संभालना हो, वहाँ पर हम सुपर कंप्यूटर्स को लगाते हैं। एडवांटेज है इसकी हाई स्पीड, और डिसएडवांटेज ये है कि जनरेट अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट ड्यूरिंग द ऑपरेशन, क्योंकि इतने बड़ा क्वांटिटी में है। आप देख लीजिए, इसका साइज देख लीजिए, आपको साइज देख के ही पता चल जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि ये हीट को भी प्रोड्यूस करता होगा, और ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। तो अभी हम लोगों ने जो सीखा यहाँ पर, वो सीखा
माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। और होप सो आपको मज़ा आया होगा, आपको समझ में भी आया होगा। फिर मिलते हैं नए लेसन के साथ।